तो लेंस की डेफिनेशन हमने बनाई हुई है, ए मीडियम विच इज कवर्ड फ्रॉम टू साइड्स, at least one side should be curved, then it is a lens. Lens, there are two families. One is converging family, that is known as convex lens. Convex, converging. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? This is thick at the center और बल्ज्ड. ये साइड व्यू देखेंगे तो ये बीच में ऐसा बल्जिंग रहेगी और आसपास किनारे में दबा रहेगा. दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. ओके, ये कन्वर्जिंग होगा. कन्वर्जिंग का मतलब कि जब हम इस लेंस को ऐसे लगाएंगे और इस पर पैरेलल रेज को भेजेंगे तो ये पैरेलल रेज को ऐसे एक तरफ, ये जो एक्शन है दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग. एक पॉइंट की तरफ भेजना, यहां जाके रुकती नहीं है. दिस विल गो लाइक दिस एंड दिस विल गो लाइक दिस, दिस गोज लाइक दिस, बट दिस एक्शन सेंडिंग देम टुवर्ड्स वन पॉइंट, दिस इज कन्वर्जिंग. तो ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? दीज आर बल्ज्ड एट द सेंटर. ओके, दूसरी फैमिली जो होती है, द सेकेंड फैमिली इज कॉन्केव फैमिली. ऑप्टिकली दे आर नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग. फिजिकली pressed at center, pressed at center and thick on the circumference. और इसकी शेप ये pressed at the center, thick. ये इसका साइड व्यू है, ये इसका साइड व्यू है. ओके, ये डाइवर्जिंग होते हैं. डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी, डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी है, इफ वी हैव द पैरेलल रेज हियर देन दिस विल गो लाइक दिस एंड दिस विल गो लाइक दिस. सो ये वाली विड्थ देखिए, दिस विड्थ गोज ऑन इंक्रीजिंग. This is diverge. So this is a diverging lens. There may be a variety in the shapes with the same properties. Converging property, convex lenses, इसकी थोड़ी सी shapes और भी हो सकती हैं. कौन सी shapes और हो सकती हैं? ये ऐसी shape और दूसरी shape देखिए, ये वाली जो शेप है ये दोनों तरफ, सेंटर से दोनों तरफ बल्ज है. दिस इज नोन एज डबल कॉन्वेक्स. ये एक प्लेन है, सो दिस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स. और ये एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है, सो दिस इज नोन एज कॉन्केवो कॉन्वेक्स. इसको याद रखने के लिए समझिए कि तीनों का सरनेम कॉन्वेक्स है जो बाद में लिखा गया. कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स. ठीक है, तीनों का नेचर कॉन्वेक्स है, तीनों कॉन्वेक्स फैमिली को बिलोंग करते और इसके कारण इसके सामने प्लेनो और इसके सामने कॉन्केवो, डबल कॉन्वेक्स. तीनों का कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, यानी तीनों क्या करेंगे? कन्वर्ज. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. वैसे ही अब हम इसको लेते हैं, दिस इज डबल कॉन्केव.
प्लेनो कॉनकेव, ये एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कॉनकेव है। दूसरा देखिए, ये कॉन्वेक्स है और यहां से यहां पर देखिए ये डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए ये प्रेस्ड एट द सेंटर है, इसलिए ये कॉनकेव फैमिली का है। लेकिन ये वाला पोर्शन कॉन्वेक्स है, ये वाला पोर्शन कॉनकेव है, तो इसका नाम क्या हुआ? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। फिर से तीनों के सरनेम देखिए, तीनों का फैमिली नेम देखिए, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव। प्लेन होने से ये, डबल होने से ये। और तीनों में निशानी क्या है? तीनों सेंटर में पतले हैं। सेंटर में पतला है, सेंटर में पतला है, ये सेंटर में पतला। ओके, सो दिस इज कॉनकेव। और तीनों हमको एक ही ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, डाइवर्जिंग। डाइवर्ज तीनों करेंगे, ठीक है, कम करें ज्यादा करें। सो दिस इज कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस फैमिली, दिस इज डाइवर्जिंग and concave lens family. Now we come to refraction. Refraction by lens. Refraction by lens एक बार आप क्लास 10th में कर चुके हैं, so we will not go in very much detail. We will simply draw उसके पहले हम लेते हैं what are the rules of refraction in lenses. नहीं, और उसके पहले एक चीज और लेते हैं, दैट इज फोकस। फोकस ऑफ ए लेंस। एक लेंस में दो सरफेस होती हैं और एक लेंस में दो फोकस होते हैं। अब ये दो फोकस कहां कहां होते हैं देखिए। द लेंस हैज गॉट टू सरफेसेस, लेट अस से we take a very simple lens which is a double convex lens. इसका कर्वेचर, इसका सेंटर यहां कहीं होगा और ये कर्वेचर, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, एंड वी जॉइन बोथ द सेंटर्स एंड दिस विल बिकम ए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसकी लाइन, ये यहां पर एक जगह पे इंटरसेक्ट होती है। यहां पर हमको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी है दैट इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट देन इट विल नॉट डेविएट। देखिए ये ऐसे, अब यहां से निकलेगी किधर, इधर या उधर? तो आंसर है ये जो इसका ओरिजिनल रास्ता है ये इसी पर ही निकलेगी। फिर से इधर से एक रे आती है और ये भी सीधी चली जाती है, ये रे आती है, ये भी सीधी चली जाती है। सो इनसाइड द लेंस देयर इज वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट गोज आउट विदाउट डेविएशन। ठीक है, दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और इसकी प्रॉपर्टी, there is a point on the principal axis in the lens यहां से जो आ रही है ये अपने रास्ते पे जाएगी। सो दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से जितनी भी रेज लेंस पर जाएंगी, दिस दिस दिस, कोई भी, ऑल दीज रेज
after refraction will become parallel. Okay, so I will clear it. Let me make another one. All these rays get refracted और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये सब पैरेलल हो जाती हैं. ये पॉइंट को अगर हम आगे करेंगे तो ये पैरेलल नहीं होगी, पीछे करेंगे तो भी पैरेलल नहीं होगी. देयर इज ओनली वन सिचुएशन कि यहां पर सोर्स रखेंगे तभी ये लाइट कैसी होगी, पैरेलल. तो ये जो लोकेशन है, दिस लोकेशन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस नंबर 1. ओके, तो प्रिंसिपल फोकस नंबर 1, फोकस 1, a point on principal axis such that rays coming from its direction this is principal focus number 1. और ये किस लेंस के लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए. क्या कॉन्केव लेंस में भी ऐसा होता है? तो आंसर है यस, होता है. हमारी कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाना चाहिए. तो देखिए, ये हमने एक कॉन्केव लेंस है, रिफ्रैक्शन के बाद इसमें रेज पैरेलल हो गई. ओके, क्या अब आप सोच सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के पहले ये कैसी थी, इधर से कैसी आ रही होंगी? कैन एनीबडी टेल? नहीं? देखिए, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है. तो हम क्या देखते हैं कि इसके इधर वाली जो रेज हैं वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए सिंगल पॉइंट होती हैं. अभी क्लियर हो जाएगा आपको. ऑल दीज रेज, ये वाली रे, ये सब एक पर्टिकुलर पॉइंट के डायरेक्शन में जा रही थी. उसके बाद लेंस ने रिफ्रैक्ट किया तो ये क्या हो गई, पैरेलल. बाद में क्या हो गई, पैरेलल. तो ये किसी एक पॉइंट को निशाना लगा के जा रही थी, ये वाले पॉइंट को. ओके, तो ये जो पॉइंट है जिसको ये सब पॉइंट आउट कर रही थी, जिसकी डायरेक्शन में ये सब जा रही थी, दिस विल बी प्रिंसिपल फोकस नंबर 1. फॉर कॉन्केव. तो देखो, कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 लेफ्ट में है, इसका प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 राइट में. दोनों में कॉमन क्या चीज है? दोनों में कॉमन ये है कि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल. यहां पर पहले जो पॉइंट है वहां से जाके पैरेलल हुई, और यहां पर जिस पॉइंट को डायरेक्ट कर रही हैं उसके डायरेक्शन में अगर हैं तो पैरेलल हो जाएंगी, अगर उसकी डायरेक्शन में नहीं है तो पैरेलल नहीं होंगी. अगर ये ऐसे है तो फिर पैरेलल नहीं होगी. समझ आया? तो ये प्रिंसिपल फोकस. अब अगर दोनों को हम कंबाइन लिखना चाहते हैं, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज कमिंग फ्रॉम इट्स डायरेक्शन और पॉइंटेड टू इट्स डायरेक्शन विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन.
तो यहां हमको और क्या लगा देना चाहिए, कमिंग फ्रॉम इट्स डायरेक्शन। इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंटेड टू इट्स, ठीक है, कमिंग फ्रॉम डायरेक्शन की बजाय पॉइंटेड टू इट्स डायरेक्शन। ये किसके लिए आएगा, कॉनकेव के लिए, और ये किसके लिए आएगा, कॉन्वेक्स के लिए। दिस इज प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। और इसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। ओके, ये इसका फॉर्मूला, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस नंबर 2, ये क्या होता है देखिए, अभी इनकमिंग रेज कैसी हैं, पैरेलल। ऑल द पैरेलल रेज इनकमिंग टू इंसिडेंट अपॉन ए लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन will converge to a single point. That point is known as principal focus number 2. ओके, फिर से इसमें क्या था, पैरेलल लाइन इंसिडेंट ऑन द लेंस, पैरेलल लाइन इंसिडेंट ऑन द लेंस, ये दोनों कंडीशन एक है। इसमें क्या होगा, दे विल मीट एट ए सिंगल पॉइंट। इसमें क्या होगा, दे विल डाइवर्ज एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज प्रिंसिपल फोकस नंबर 2। दिस इज प्रिंसिपल फोकस नंबर 2 ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक, तो ये भी एक फोकस है, और इनका जो डिस्टेंस है, दिस इज अगेन ए फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ। सो प्रिंसिपल फोकस नंबर 2, this is a point on the principal axis. Okay, they converge at this point or appear to come from this point. तो पहला जो पोर्शन है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज, ये इसके लिए है, और जो दूसरा पोर्शन है, अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ये इसके लिए है। ऑल दीज अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एक ही डेफिनेशन में दोनों कवर हो गए। तो प्रिंसिपल फोकस नंबर 2 इसका इस तरफ होता है और इसका इस तरफ होता है। प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 इधर और उसका इधर। फिर से प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 की डेफिनेशन में क्या कंडीशन थी, द इनकमिंग इंसिडेंट रेज शुड बी पैरेलल। प्रिंसिपल फोकस नंबर प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 में क्या कंडीशन थी, द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन शुड बिकम पैरेलल। और प्रिंसिपल फोकस नंबर 2 में क्या कंडीशन है, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल गो टू दैट पॉइंट। ये तो हर लेंस में 2 फोकस होते हैं और दोनों का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। अब ये हम डाउट कर सकते हैं कि अगर 2 फोकस हैं, 2 फोकल लेंथ हैं, तो क्या दोनों फोकल लेंथ डिफरेंट होती हैं या एक ही होती हैं? क्योंकि लेंस तो डबल कॉन्वेक्स भी हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो क्या दोनों फोकल लेंथ अलग अलग हो सकती हैं? आंसर है नो, दोनों फोकल लेंथ कभी अलग अलग नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। फोकल लेंथ f in case of 1, f in case of 2, both are equal। इसीलिए दोनों के लिए हम एक ही नोटेशन क्या यूज करेंगे, f फोकल लेंथ।
बट दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा ये वाली फोकल लेंथ इस तरफ है और पहले वाले केस में प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 इस तरफ था, ये ऐसे। तो ये वाली फोकल लेंथ को इसका साइन कैसा है? नेगेटिव। इंसिडेंट रे के उल्टी तरफ। इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के इस तरफ। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? तो आंसर है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। उसका डिसीजन हम लोग यहां से नहीं करते, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से करते। लेंस मेकर फॉर्मूला में जब हम R1 R2 की वैल्यू रखते हैं, म्यू की वैल्यू रखते हैं, तो हम देखते हैं कि F पॉजिटिव आता है और कॉन्वेक्स में नेगेटिव आता है। ठीक है, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। थोड़ा सा करके देखते हैं। ये इज इक्वल टू राइट, ये इसकी वैल्यू किसकी? R1 की। तो R1 की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव। R1 इस तरफ, तो ये हुआ प्लस। रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी R है, सरफेस 2 का, लेकिन इस तरफ है, तो ये क्या होगा? -R। तो इसकी जब हम R2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे? -R। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस प्लस, दोनों मिला के क्या बना? प्लस। प्लस और म्यू -1 इज ऑलवेज प्लस, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये टोटल कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो F कैसा हुआ? पॉजिटिव। इसलिए कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब क्या हम प्रूफ कर सकते हैं कि कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? देखते हैं। ये कॉन्केव, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। दिस इज सरफेस नंबर 1 एंड दिस इज सरफेस नंबर 2। तो इसका रेडियस R1, इसका R2। फॉर्मूला में तो हमने नोट किया 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2 एंड लेट अस पुट द वैल्यू। R1 और R2 कितना डिस्टेंस है? R। ये भी R, वो भी R। शुरू करते हैं। तो म्यू इज ऑलवेज मोर देन 1, तो ये तो पक्का है कि ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। अब यहां आइए, R1 इस तरफ है। अगर इस तरफ है तो इसकी वैल्यू का साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा? 1/-R। R2 किस तरफ है? ये R2 का साइड है और इसकी लेंथ कितनी है? R। तो R2 की जब हम वैल्यू रखेंगे तो R के साथ कौन सा साइन लगेगा? पॉजिटिव। सो दिस इज पॉजिटिव। माइनस माइनस कॉमन निकला, वो कॉमन सामने आ गया, माइनस म्यू -1 और यहां पर क्या आया अंदर? 1/R प्लस 1/R। नाउ दिस 1/R प्लस 1/R इज पॉजिटिव। म्यू -1 इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये निगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरी क्वांटिटी क्या बन गई? नेगेटिव। सो 1/f इज नेगेटिव ऑलवेज। सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव। सो दिस वे अब हमको याद हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कौन सा साइन कैरी करेगी? पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव। इज इट ओके? तो ये एक अलग चीज है।
देयर आर टू फोकस। इसमें भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं दैट यू टेक फोकस फ्रॉम एनी साइड, द लेंथ विल बी सेम, राइट? ओके, अगर करके देखेंगे, उसको भी हमने यही करना है, तब भी हमको मिलेगा कि फोकल लेंथ सेम होती है। इसी की एक एक्सरसाइज और है, देखिए। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस। ओके, ऐसा करते हैं, वी विल मेक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये तीनों कहां पर मिलेंगे? फोकस पे। ये तीनों कहां मिलेंगे? फोकस पे। ये जो दोनों फोकल लेंथ हैं, अगर ये प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट है और ये वाली कर्व सरफेस पर इंसिडेंट है, तो दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे या अलग अलग जगह पर मिलेंगे, ये हमको बताना है। यानी दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी या अलग होगी। तो देखिए, वही चीज हम फिर से लगाते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहां पर ये सरफेस का रेडियस R1, ये सरफेस का रेडियस R2। ओके, यहां पर ये R1 और ये R2, फॉर्मूला लिखते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब उसकी वैल्यूज रखते हुए ही इसको बना देते हैं। 1/R1, ये R1 का फोकल लेंथ कितना है? तो आंसर है कि प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। ये देखो, इसकी फोकल लेंथ कहां है? यहां पर। सीधा किया ऐसा, और सीधा किया ऐसा, और एकदम सीधा कर दिया तो इंफिनिटी। तो इंफिनिटी सरफेस की फोकल लेंथ कितनी लेनी? सॉरी, प्लेन की सरफेस की फोकल लेंथ इंफिनिटी, ये पक्का याद रखिएगा। तो 1/, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेना है? इंफिनिटी, फोकल लेंथ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए प्लेन सरफेस इज इंफिनिटी, क्योंकि इसके सारे रेडियस कहां जाकर मिलेंगे? इंफिनिटी पे। और जहां हमने ऐसा किया, ये सब रेडियस यहां बीच में कहीं मिलेंगे, दैट विल बी दी रेडियस लेंथ। ओके, सो 1/infinity 1/R1 माइनस 1/R2, ये R2 इस तरफ है और इसका रेडियस है कितना? R। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? माइनस R। माइनस क्यों? बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये सेकेंड सरफेस के लिए हो गया। ये अब प्लस ये आ गया 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R। Therefore f is equal to R upon म्यू माइनस 1। ये इसके लिए हो गया। अब इसके लिए शुरू करते हैं। देखिए, 1/f2, ओके, 1/f2 इज इक्वल टू, अगेन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, म्यू माइनस 1/R1। अभी ये सरफेस नंबर 1 है, इसका रेडियस कितना है? R। तो प्लस R की माइनस R? इस तरफ है, तो प्लस R। सो दिस इज 1/R माइनस 1/R2, इसका R2 इंफिनिटी, 1/infinity। तो ये कितना हो गया? 1/infinity इज 0। R को यहां ले आइए, फिर दोनों को उल्टा करिए, तो f2 इज इक्वल टू R अपॉन म्यू माइनस 1, R upon mu minus 1. Now you see f1 and f2 both are same. So that means if we invert the lens, there is no difference in its focal length. दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The focal length will always become same. अभी तो हमने इंफिनिटी किया, अगर आप इंफिनिटी की जगह दूसरा R ले लेते
R1 और R2 दोनों ही वैसे ले लेते तब भी बिकॉज ऑफ देयर साइन दिस एक्सप्रेशन विल कम सेम। ठीक है, आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इसके लिए 1/f की वैल्यू निकालिए और उसके बाद इसको ऐसा रखिए। अब इसका R1 R2 दोनों इंसिडेंट रे और यहां पर ये क्या है, इंसिडेंट रे I ये R1 R2 I एंड दिस इज R1 R2। दोनों की वैल्यू रखिए, F बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर वेदर वी इन्वर्ट द लेंस, देयर इज नो चेंज ऑन द फोकल लेंथ। ये एक बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है तो जिस जगह पर कन्वर्ज होना है वो पॉइंट चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इमेज की पोजीशन भी कभी चेंज नहीं होती बाय इन्वर्टिंग द लेंस। ओके, ये इसके बारे में हो गया। तो यहां पर ये जाकर ये इस जगह पर मिलती है, दिस इज F। तो इसमें क्या होगा, तो आंसर है इसमें भी यहीं पर आकर मिलेंगी और ये डिस्टेंस कितना होगा, सेम F जितना ये उतना ही। तो लेंस को ऐसा करेंगे, देयर इज नो डिफरेंस। सो दिस इज इन्वर्टिंग द लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी हो। अब इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस ये कैसे होती है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लाइट रेज, उसका एक ही प्रिंसिपल है एंड दैट प्रिंसिपल इज वेरेवर आवर आई परसीव दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम, दैट पॉइंट इज टेकन एज इमेज। तो हमको जो आईज में रेज आ रही होती हैं उसमें से मिनिमम 2 रेज की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। वी शुड नो द डायरेक्शन ऑफ 2 rays and the intersection point of the 2 direction, we perceive that object is lying there, that is known as image। ठीक है, so image formation of the lens, अब उसको देखते हैं कि वो कितना होगा। image formation, rules of refraction, rules rays coming from direction of focus will become parallel. This is principal axis, this is focus। इस फोकस से जो भी रे ऐसे आएगी, भले सोर्स यहां रखा हो या सोर्स यहां रखा हो, ये सोर्स से ऐसे आई तो ये रे किसकी डायरेक्शन से आ रही है, फोकस की डायरेक्शन से लेंस पर आ रही है। जो भी रे फोकस से लेंस की डायरेक्शन में आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस विल बिकम लाइक दिस, सॉरी नॉट दिस, दिस parallel. So any ray which is coming from focus after refraction will become parallel. This is our one rule. The second rule is rays incident parallel to principal axis parallel to principal axis will intersect at a single point on principal axis। ये सिंगल पॉइंट का नाम क्या है, एट फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा रूल है। तो इसमें
जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी वो हमेशा कहां से जाएगी? फोकस से। दिस इज द रूल। थर्ड रूल, ray directed to optical center undeviated। ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर एक रे इसकी डायरेक्शन में आती है देन इट विल गो स्ट्रेट अनडेविएटेड। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ये 3 रूल हमको याद रखने हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन। नाउ वी विल फॉर्म द इमेज, और उसका सैंपल देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। सो हियर इज ए लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है, और इस डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया 1 and 1 2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 2f। वैसे ही उधर का f और 2f। हम लोग एक इमेज सिर्फ बनाकर देखेंगे किस तरह से इमेजेस बनती हैं, बाकी इमेजेस आप खुद बना सकते हैं। वी विल टेक एनी वन ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। For convenience, we take it on the principal axis and let it has some height। ये हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट जो यहां रखा हुआ है। दिस ऑब्जेक्ट इज AB। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स इमेज। अगर इसकी इमेज हमको बनानी है तो हम अपनी इधर से आईज सेट करते हैं और लेंस सामने रख के उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। फिर वो ऑब्जेक्ट हमको जहां पर दिखेगा वो हम क्या बोलेंगे कि ये उसकी इमेज है। तो हमने इधर आईज सेट की है, उससे इमेज कैसे पता लगाएंगे? तो हम शुरू करते हैं यहां से रेस का रास्ता ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर पॉइंट से रेज निकल रही हैं, पूरा ऑब्जेक्ट हमको दिखता है, तो हम हर पॉइंट की रेज को ट्रेस नहीं करते। हम एक शुरू का पॉइंट लेते हैं और एक आखिरी का पॉइंट लेते हैं। दोनों की रेज को हम ट्रेस कर लेंगे कि ए का इमेज कहां बन रहा है और बी का कहां बन रहा है। फिर उसके बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो हमको क्या मिल जाएगी? इमेज। तो हमको सिर्फ कितने पॉइंट की इमेज चाहिए? 2 की, ए की और बी की। तो बी को देखिए, बी कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। एक चीज श्योर है कि जहां पर भी इमेज बनेगी, ए की जहां पर इमेज बनेगी, ए से निकलने वाली सभी रेज, ऑल द रेज फ्रॉम ए विल पास थ्रू दैट पॉइंट। उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाए, कहीं भी चली जाए, दैट इज डिफरेंट, पर वो सब की सब उस एक पॉइंट पर जाएंगी। That will be the image location of this A। तो B की भी क्या होंगी? B से निकलने वाली सभी रेज अपनी इमेज के पॉइंट B से जाएंगी। तो B की एक रे हमको मालूम है, कौन सी? ये वाली। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ जो रे जाएगी वो कहां से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कैसी जाएगी? अनडेविएटेड, यानी ये ऐसी ही जाएगी। ये बी से एक रह गई। अब इमेज जहां भी बनेगी इसी लाइन पर ही बनेगी, क्योंकि हर रे को इमेज के पॉइंट बी से पार होना है। तो एक चीज हमको कंफर्म हो गई कि पॉइंट बी इस लाइन पर कहीं पर है, बी का इमेज इस लाइन पर कहीं पर है। एक चीज पता लग गई। अब दूसरी चीज, ए की लोकेशन, इमेज की लोकेशन कहां है? उसके लिए हमने ए से अलग अलग रेज निकाली और देखा कि वो कहां मिलती हैं। ओके, हमारी आंख में आती हैं तो कहां से होके आती हैं? तो इसमें से
हमने जो 3 रूल याद किए हैं उसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं। जैसे एक हमने लिया है द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। तो यहां से हमने एक ये रे ली विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये रहा फोकस, सो इट विल पास थ्रू फोकस। इट विल पास थ्रू फोकस, ये आ गया। अच्छा, दूसरी रे कन्वीनियंट, दोनों ले सकते हैं। द वन विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड, तो एक हम यहां से लेते हैं विच विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड दैट विल गो अनडेविएटेड। ये और ये, दिस गोज अनडेविएटेड। ये इस तरह से ये बन गई। ओके, तो ये ए से निकलने वाली रेज है। नॉर्मली रेज सीधी होती हैं, मैं बनाता हूं थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों रेज ये आगे चली गई ऐसे, ठीक। अब अगर हम यहां पर अपनी आईज को सेट करते हैं और इसको देखते हैं, ये दोनों रेज हमारी आंख में आ रही हैं। हमारा परसेप्शन क्या होता है कि ये रे कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट ए से। कहां से आ रही है, ए से। ये भी कहां से आ रही है, ए से। हमारी आंख ने दोनों को ट्रेस करके हमारे ब्रेन को क्या बताया कि ये दोनों कहां से आ रही हैं, यहां से। देख लो, यहां से आ रही हैं दोनों। इसलिए हमारा ब्रेन क्या परसीव करता है कि ए कहां पर है, वो कहता है कि ए तो यहां पर है, देखो दोनों रेज यहां से आ रही हैं, ठीक है। तो उसको ए यहां दिखता है, लेकिन यहां है नहीं। तो जो चीज हम सिर्फ परसीव करते हैं और एक्चुअली वहां पर नहीं होती, उसी को इमेज कहते हैं। सो इमेज इज परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये हमको क्यों लगता है, बिकॉज इट अपीयर टू अस एज इफ the rays are coming from here and this is our general method of seeing, कि कहीं से भी सब रेज आती हैं, हमको वहां पर उसकी लोकेशन पता लगती है। तो इसकी लोकेशन हमको यहां मिली, पर चूंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इसका नाम ए डैश रख दिया। तो ए की इमेज कौन बनी, ए डैश, राइट। अब अगली चीज, ये तो एक पॉइंट मिला ए डैश, हमको पूरा ए बी की इमेज चाहिए। अब ए बी की 2 कंडीशन है। एक, बी की इमेज कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। दूसरा, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ किस डायरेक्शन में है, आंसर है नॉर्मल। ए बी प्रिंसिपल एक्सिस पर 90 डिग्री बनाता है, तो उसका इमेज भी 90 डिग्री बनाएगा, वो भी नॉर्मल होगा। तो हमको पता लग गया कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर 90 डिग्री बनाएगा और बी इसी में कहीं होगा। तो हमने यहां से एक इमेज परपेंडिकुलर खींचा, ये ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर यहां पर गया। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर है और ए डैश बी डैश ये नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के, नॉर्मल। इसलिए बी डैश ही किसकी लोकेशन है, इमेज ऑफ द बी। इस आर्गुमेंट के साथ में हमने बी डैश को क्या मान लिया, इमेज ऑफ बी। क्या 2 आर्गुमेंट है, परपेंडिकुलर होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए, ये। सो ए डैश बी डैश इज इमेज फॉर्मेशन, ठीक। इस तरह से हम इसकी अलग अलग लोकेशन के लिए वहां पर अलग अलग लोकेशन पर इमेज बना सकते हैं। बनाकर देखते हैं, लैब में भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसको नोट करते जाते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, इमेज कहां बनी। अब इस इमेज में आप देखेंगे कि इसका साइज बदल गया। ये जो साइज का बदलना है, साइज बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ये जो फिनोमिना है दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन।
दिस इज मैग्निफिकेशन एंड दिस इज ए मेजरेबल क्वांटिटी। इसको हम मेजर कर सकते हैं, कितना बड़ा हुआ कितना छोटा हुआ। तो अगर ये 1 है और ये 3 है तो 3 टाइम्स बड़ा हो गया, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन 3। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। ठीक, ओके। दूसरा, ऑब्जेक्ट को हमने जितना दूर रखा है ऑप्टिकल सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस ऑप्टिकली हमने इसका नोटेशन क्या बनाया? u, और जितनी दूर इमेज बनेगा ये, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? v। फोकस जितना दूर है ये, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? f, फोकल लेंथ। और एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस होती है विच इज इक्वल टू 2 फोकल लेंथ, दिस 1 एंड 1 2। सो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2f। 2f, ठीक है। 2f को रेडियस नहीं कह सकते। मिरर के केस में डबल ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर ऐसा हम टर्म यूज नहीं कर सकते बिकॉज लेंस इज मेड ऑफ 2 कर्व सर्फेसेस और दोनों के रेडियस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फोकल लेंथ तो एक ही होगी। जैसे मैंने आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिखाया, एक का रेडियस r है तो दूसरे का इंफिनिटी है, तो उसमें हम r/2 नहीं कर सकते। और फोकल लेंथ कुछ और ही तीसरी वैल्यू आती है। तो ऐसे केसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई टर्म नहीं होती लेंस में। तो कौन सी टर्म हमको जरूरत पड़ेगी? f का डबल कर दो 2f। ये हमको ऑप्टिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है, इसका सिग्निफिकेंस है। सो दीज आर नॉमेनक्लेचर ऑफ द डिफरेंट। अब इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? हम लोगों ने ये स्टडी करनी है फोकल लेंथ कम या ज्यादा। फोकल लेंथ हमको लेंस की क्या बताती है? देखिए, फॉर्मूला पढ़ लेना, याद कर लेना, न्यूमेरिकल बना लेना एक अलग बात है, लेकिन आपके कंसेप्ट में हर क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसका क्या गुण है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये भी होना चाहिए। तो फोकल लेंथ किसी लेंस की हमको क्या बताती है? तो आंसर है फोकल लेंथ हमको उसके मोड़ने की ताकत बताती है, पावर बताती है। कैसे? आपने देखा, ये इसकी फोकल लेंथ 25 है तो ये यहां जाकर मिला, कितना दूर? 25, इतना मोड़ा 25 पे मिला। ये मैंने दूसरा लेंस लिया, इसकी फोकल लेंथ 15 है, ये लाइन आई कहां मिलेगी? 15 पे। ये किसने ज्यादा बेंड किया? जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15। मोड़ने की ताकत हमको किससे दिखती है? फोकल लेंथ से। और हमने क्या याद कर लिया? छोटी फोकल लेंथ मतलब मोड़ने की ज्यादा ताकत। समझ में आया? और फिर उसके बाद हम R1 R2 वाले जो फॉर्मूले हैं उससे हमको पता लगता है कि छोटी फोकल लेंथ उसकी होती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है। बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है, छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है। तो ये लेंस कैसा हो गया? मोटा। तो जो मोटे लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ कम होती है, क्योंकि रेडियस भी छोटा छोटा है तो फोकल लेंथ भी उसकी कैलकुलेट करके देखिए छोटी आएगी। बड़ी फोकल लेंथ जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा तो ये ऐसा होता जाएगा, ये और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, प्लेन हो गया। तो फोकल लेंथ सबसे बड़ी कितनी? इंफिनिटी। समझ आया? तो जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना मोटा लेंस। ये एक थंब रूल याद रखिए कि मोटे और पतले में किसकी फोकल लेंथ छोटी होगी? जो ज्यादा मोटा होगा। ओके, सो दिस इज थिक, लेस फोकल लेंथ, मोर पावर, पावर ऑफ बेंडिंग। तो फोकल लेंथ का ये इंपॉर्टेंस होता है कि एक नजर देखने से ही
हमको पता लग जाता है कि उसकी पावर क्या होगी, कम मोड़ता है, ज्यादा मोड़ता है। अगर हम बोलेंगे कि भैया ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 5 मीटर है, तो हम बोलेंगे फिर काहे का लेंस है, 5 मीटर पे जाके फोकस करेगा तो इतना दूर फोकस करने वाला तो ऑलमोस्ट प्लेन ही होगा। लेकिन अगर उसकी फोकल लेंथ 5 मिलीमीटर है तो वो इतना मोड़ेगा कि ऐसा पूरा मोड़ देगा। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। ओके, अब हम इसके बाद ये स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम यहां रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इमेज की लोकेशन। लोकेशन के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, फोकस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से टू फोकल लेंथ, टू फोकल लेंथ से इंफिनिटी। ऐसे हमने 3 एरिया डिवाइड कर दिए। तो हम सिर्फ एरिया बताएंगे कि इमेज यहां बनती है, यहां बनती है, वहां बनती है या इसी तरफ बनती है। इस तरह से 4 हमने एरिया इसके डिवाइड कर दिए। तो उसके में से एक चॉइस करेंगे, दैट विल बी नोन एज लोकेशन। दूसरा, हम ये डिसाइड करेंगे कि उसका साइज कैसा है। एक तो ये हो गया इमेज, साइज। साइज में हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, कौन कौन से? या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। ओके, लोकेशन में हमारे पास क्या होगा? O to F, F to 2F, 2F to infinity और on the other side of lens, on this side of lens, जिधर लेंस है उसी तरफ। ये 4 ऑप्शन साइज में, ये 4 ऑप्शन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो इमेज बनती है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये भी सीधी बनती है या उल्टी बनती है। दैट इज वेदर इट इज इन्वर्टेड और yes, that is known as orientation. ओरिएंटेशन में 2 चॉइस क्या है? सीधी बनेगी तो उसे कहेंगे इरेक्ट और उल्टी बनेगी तो क्या कहेंगे? इन्वर्टेड। चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो हम इसकी देखेंगे, एंड दैट इज इट्स नेचर। नेचर में हमारे पास 2 चॉइस है, whether it is a real image or it is a virtual image. रियल और वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल क्या होती हैं? ये एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने हम यहां पर खड़े हैं, या ये ऑब्जेक्ट एक है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई और दूसरी रे ऐसे गई, ये दोनों यहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होकर हमको यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, और यहां पर हमने अपने आईज सेट की और हमको क्या लगा कि ये रे इस डायरेक्शन से आ रही है, ये रे इस डायरेक्शन से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट हमको यहां पर दिखता है। ये दोनों रे हमको परसीव होती हैं कि यहां से आ रही हैं, पर क्या ये एक्चुअली यहां से आ रही हैं? आंसर है नो, यहां से नहीं आ रही है। तो ये वाला जो इमेज बनेगा, दैट विल बी नोन एज वर्चुअल। तो वर्चुअल कब होता है? when rays actually do not intersect, ये होती हैं वर्चुअल। बट अपीयर टू कम,
to come from a single point. तब ये होता है वर्चुअल। तो फिर रियल क्या होती है? ये रियल है। देखिए, ये आंख से हमने देखा, ये दोनों रेज एक्चुअली यहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये वाली इमेज कैसी होगी? रियल इमेज। तो ये है रियल, रियल एक्चुअली इंटरसेक्ट। ये हो गया। अब एक अगली क्वालिटी देखिए, हमने यहां पर एक स्क्रीन रख दी, ये यहां पर ऐसे एक स्क्रीन रखी, ये रे यहां पर आई, ये रे यहां पर आई, तीसरी रे यहां पर आई, चौथी रे यहां पर आई, ए से आने वाली जितनी रेज हैं सब की सब यहां पर मिली। तो यहां पर हमको किसकी इमेज दिखती है? ए की, उस स्क्रीन पे, क्योंकि रेज एक्चुअली आती हैं, एनर्जी लेके आती हैं और उस जगह को चमका देती हैं। तो वहां पर हमको किसकी इमेज दिखती है? ए डैश की, क्योंकि रेज एक्चुअली आई है। यहां पर इस केस में हमने यहां ले जाके एक स्क्रीन रखी, स्क्रीन रखी, देखा उस पर कुछ बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि वहां पर रेज आई ही नहीं। रेज का रास्ता ये और यहां से ये। तो ये खाली हमको एक धोखा होता है वर्चुअल। यहां पर एक्चुअल रेज नहीं जाती, सो वी कैन नॉट टेक द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो यहां पर वर्चुअल की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। और इसमें क्या होगा? कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। ओके, तो अब कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए, व्हाट इज ए रियल इमेज? विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, नंबर 1. नंबर 2, दैट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन. Virtual, which appear to come from a point but actually do not intersect. Number 2, this cannot be taken on a screen. ये वर्चुअल होगी, राइट? अब दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक एक और कैरेक्टरिस्टिक के साथ जुड़ गई। हमने करके देखा ऐसा जब भी होगा तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा क्या बनेगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। ये नोट कर लीजिए। तो रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। तो ये होता है रियल और वर्चुअल, ये दोनों इमेजेस। जैसा हमने मिरर में किया था वैसा हम इसमें देखते हैं। When the object is at infinity, object is at infinity, तो आने वाली रेस कैसी होंगी? पैरेलल। दिस इज सिचुएशन नंबर 1 और इसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। और ये कैसी होगी? पॉइंटेड। दिस इज 1। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी। इमेज कहां बना? फोकस पर। अब ये दोनों चीजों को हमने नोट कर लिया। सो हियर वी मेक ए टेबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लोकेशन, और यहां पर हम नोट करेंगे इमेज, इमेज। इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी नोट करेंगे? लोकेशन, साइज, तीसरा नेचर, एंड चौथा क्या बोला था उसको? ओरिएंटेशन। नेचर। ओके, नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, लोकेशन ऑफ द इमेज एट फोकस, size, point size, orientation, no orientation because it is point size.
नेचर रियल। अब चूंकि हम इसको रियल लिख रहे हैं इसलिए हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। ओके, सेकंड, इन्फिनिटी टू 2f, इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को लाए यहां कहीं पर, ये सिचुएशन, दिस इज पोजीशन नंबर 2। तो हम क्या देखते हैं कि ये थोड़ा सा इधर चला जाता है, याद रखिए उसको कहां ले जा रहे हैं, इधर, ये कहां जा रहा है, उसी तरफ। तो यहां पर ये ऐसा बना, दिस इज 2। तो लोकेशन कहां है, बिटवीन f एंड 2f। साइज कैसा है, छोटा है, डिमिनिश्ड। ओरिएंटेशन इन्वर्टेड। नेचर रियल। फिर इसको हमने और आगे खिसकाया, पोजीशन नंबर 3 2f पर लेकर आए, फिर से वही ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बना के देखा इसका इमेज एग्जैक्टली 2f पर ही बनता है और सेम साइज का बनता है। सो दिस इज पोजीशन नंबर 3, इसकी इमेज यहां बनी, पोजीशन नंबर 3। सो एट 2f, इमेज लोकेशन एट 2f, size same, orientation inverted, nature real. Then we come to number 4. 2f से और आगे ले गए हम इसको, यहां पर नंबर 4, ये जगह कौन सी है, 2f और f के बीच में, और यहां हमने देखा ये और इधर चला गया और 2f को क्रॉस करके, ये 2f की लोकेशन है, इसको क्रॉस करके यहां आ गया और ऐसा आ गया, इस तरह से। तो फिर हमने लिखा ये कहां पर है, बिटवीन 2f एंड f। तो इसकी लोकेशन हमको कहां मिली, बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। साइज एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड और नेचर रियल। उसके बाद इसको और आगे ले गए फोकस पे। जब हम इसको फोकस पर ले जाते हैं तो यहां पर ये इंफिनिटी पे चला जाता है, इंफिनिटी पे जाएगा तो इसकी रेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। ये फाइव एट फोकस, लोकेशन एट इंफिनिटी, साइज very large, orientation undefined, and nature is again undefined, undefined। ठीक है, ये this is number 5 and this is number 5। इंफिनिटी ये ऐसा यहां तक आ गया। अब इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, वी प्लेस इट हियर। ये लोकेशन कौन सी है, 6। दिस इज बिटवीन F एंड O। O इज व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका इमेज हम देखते हैं, इसका इमेज इंफिनिटी के और उधर तो हम जा ही नहीं सकते, तो वो घूमकर यहां आ जाता है और इसका इमेज हमको यहां मिलता है कहीं पे, समवेयर हियर। ये तो ये है नंबर 6
और ये है नंबर 6 इमेज और नंबर 6 ऑब्जेक्ट। ये और ये सीधा बना है तो कैसा है, वर्चुअल। तो इसको अभी हम बनाएंगे और इसको हम याद कर लेते हैं। लोकेशन बिहाइंड लेंस, साइज लार्ज, ओरिएंटेशन इरेक्ट, नेचर वर्चुअल। ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से 6 पोजीशन हो सकती हैं। इसमें सबका रे डायग्राम आप बना सकते हैं। एक रे डायग्राम आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है नंबर 6 का, तो उसे यहां देखिए। ये फोकल लेंथ, ये इधर की फोकल लेंथ, यहां पर हमने ना एक ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, मान लीजिए ऐसे, ये ए बी, तो बी तो इसी पर ही रहेगा। ए को देखिए, यहां से एक रे पैरेलल आई तो कहां से जाएगी, फोकस से ऐसे। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई और ये ऐसे आ गई। अब ये दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, सो दे विल नॉट फॉर्म एनी रियल इमेज। तो रियल इमेज तो नहीं बनेगा, पर जब हम इनको देखेंगे तो ये दोनों हमारी आंख में आ रही हैं, तो हम क्या परसीव करते हैं कि ये दोनों जिस एक पॉइंट से आ रही हैं वो पॉइंट इस डायरेक्शन में है या वो पॉइंट इस डायरेक्शन में है। ये तो हमको क्या दिखता है यहां पर, ए डैश। देखो आपको दिखा कि दोनों रे कहां से आ रही हैं, यहां से, और फोटो किसकी दिखती है, ए की, तो उसको क्या लगता है, ए डैश यहां पर है। सो दिस बिकम्स द इमेज। अब बी डैश कैसे पता लगाते हैं, ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, बी डैश। सो दिस इज ए डैश बी डैश which is larger than AB. This is situation number 6. ठीक है, इसको बना के रखिए, क्योंकि अभी जब हम माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे we will start with this. ठीक है, ओके, so we close it today. अब इसमें अभी भी एक्चुअल चीज बाकी है, that is lens formula. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So lens formula and combination of lenses, that we will do tomorrow. और उसमें से ही एग्जाम में ज्यादा आता है। अभी तक की जो चीजें हैं ये सब हमारे बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए थी कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, और उस फॉर्मूला से हमको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, एक से ज्यादा लेंसेज को आपस में जोड़ते हैं तो फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, दैट ऑल वी विल डू टुमारो।